हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि आर्यन कौन थे, वो कहाँ से आए थे तथा उन्होंने वेदों की रचना कैसे करी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। देखिए, उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया गया वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में हमारी वैदिक सभ्यता बहुत ग्रो करी तथा इसका बहुत विकास हुआ तथा इसने अपने जीवन शैली में बहुत बदलाव किया तथा बहुत अच्छी तरह यह सभ्यता एक अच्छी सभ्यता थी। तो चलिए आज इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल क्या है तथा इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा एक है पुरातात्विक एवं एक साहित्यिक का मुख्य केंद्र कुरु पंचाल क्षेत्र माना है। जो उत्तर वैदिक काल है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसका जो हमारे पास सबूत है, साक्ष्य, वो दो तरीक़ों से इसकी जानकारी मिलती है। एक तो है पुरातात्विक, पुरानी बुक के पुरानी किताब, एवं एक साहित्य बोले तो इनकी कुछ रचनाएं, किताबें। और पुरातात्विक का मतलब है इन्होंने जो चीज़ें यूज़ की, खोज करने के बाद, उन्हें ढूंढने के बाद जो हमें इनके यूज़ किए हुए चीज़ मिले हैं, वस्तुएं मिले हैं, उनसे हम उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी जानकारी का मुख्यतः दो ही साक्ष्य, एक पुरातात्विक यानी पुरातात्विक ने जो खुदाई करके जो सामान निकाले हैं, और एक है साहित्य। देखिए दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी नहीं, ऋग्वैदिक काल पढ़ा था। वह काल लगभग सिंधु नदी तथा उसके आसपास के एरिया में फैली हुई थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में लोग सिंधु नदी से और आगे बढ़कर पूरे भारत में फैल गए थे तथा इनका जो मेन एरिया था जहाँ ये निवास कर रहे थे, उसे हम कुरु पंचाल कहते हैं। कुरु पंचाल का मतलब कुरु पंचाल क्षेत्र माना, जिसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, हरियाणा तथा पंजाब और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र परिणित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो वैदिक काल के लोग सिंधु नदी से आगे बढ़कर पूरे भारत में फैल गए हैं। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाए गए हैं। इनके साक्ष्य मिले हैं कि ये यहाँ पर रहते थे। तो अब आपको ये पता चल गया कि उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या भी बढ़ गई थी, लोग ज़्यादा एडवांस हो गए थे तथा पूरे भारत में फैल चुके थे तथा एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, सभ्यता का निर्माण करेंगे ये लोग मिलके। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों का कुल सभा बनता था तथा सभा कुछ ग्रामों का संगठन, जिसे हम राष्ट्र कहते थे। लेकिन अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कई कबीले या कई ग्राम सभा मिलकर जन बनाएंगे तथा कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे। तो इस काल में
एक बहुत बड़ी सभ्यता पनपेगी तथा बहुत विकास होगा। अब देखिए, अपने अब तक जाना उत्तर वैदिक काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जिसमें तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई थी। जो हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था 1500 से 1000 BC, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद का निर्माण हुआ था जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, और जो सबसे प्राचीनतम वेद है। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें तीनों वेदों का निर्माण होता है जिसे हम यजुर्वेद, क्योंकि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। साथ ही साथ इन वेदों के अलावा कुछ ब्राह्मण, अन्यकार एवं उपनिषदों की भी रचना हुई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह काल बहुत ही इम्पोर्टेंट काल था भारतीय सभ्यता के लिए, तथा इस काल में साहित्य बहुत चरम सीमा पे था, क्योंकि इस काल में बड़ी बड़ी किताबें, तीनों वेद तथा कुछ उपनिषद भी लिखे गए थे। तो इस काल से हमें यह पता चलता है कि यह काल भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ के लोगों के पास टाइम था जिस कारण उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में अधिकतर लोग देहाती थे तथा कृषि पे जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय यानी रोजगार कृषि और पशुपालन ही था। लेकिन इस काल में अधिक जनसंख्या होने के कारण तथा इस काल में लोहे के आविष्कार के कारण इन लोगों ने अपना बहुत ग्रो करा, अपनी सभ्यता बहुत आगे बढ़ाई। इस काल में ही सबसे पहले हमें लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी के लोग लोहे को नहीं जानते थे, वहाँ तांबे का बहुत प्रचलन था। लेकिन इस काल में एक महत्वपूर्ण, हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए लोहा एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि लोहे के आविष्कार के बाद ये तरह तरह के नए औजार बनाएंगे तथा जिस कारण जंगलों को साफ़ करेंगे और जंगलों को साफ़ करके बहुत बड़ी मात्रा में कृषि कार्य करेंगे। पहले ये सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि करते थे, क्योंकि इनके पास उच्च तकनीक नहीं था तथा अच्छे प्रकार के औजार नहीं थे। लेकिन इस काल में लोहे का आविष्कार होने के बाद ये लोग बड़ी मात्रा में कृषि करेंगे तथा स्थायी जीवन यापन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कृषि का कार्य करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें फसल ग्रो करती है, फसल उगती है। इसलिए इन्हें जब ये बड़ी मात्रा में कृषि करेंगे तो इन्हें अपने फसल की रखवाली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फसल ख़राब भी हो जाता है, कुछ जंगली जानवर आके फसल खा भी जाएंगे। इसलिए इन्हें एक अस्थाई अस्थाई घर भी बनाना पड़ेगा। तो इस काल में हमें पक्की हुई ईंट से बने मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह उत्तर वैदिक काल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काल रहा भारतीय सभ्यता का विकास में। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें राजा का पद अस्थायी और वंशानुगत दिखाई पड़ता है। अर्थवेद में यद्यपि राजा के निर्वाचन की सूचना मिलती है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि उस टाइम का जो राजा था वो सिर्फ नाम मात्र का राजा था, उसके पास शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम का राजा चरवाहा था, वो भी भेड़ बकरी चराता था तथा कृषि के कार्य में लगा रहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसमें यह पाया गया है कि इस काल में राजा का पद अस्थायी था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वंशानुगत था उस काल में, ऋग्वैदिक काल में तो
राजा लोगों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था, अर्थात यदि कोई राजा बना है तो अगला राजा उसका बेटा ही बनेगा। इसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं अर्थवेद में, जो अथर्वा वेद है उसमें इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था। तो अब आपको यह पता चल गया कि यह काल कितना इम्पोर्टेंट काल है, क्योंकि इस काल में एक राजा भी था। तो अगर राजा है तो राजा के पास राज्य करने का प्रशासन भी होगा, प्रशासन व्यवस्था भी होगी। तो इस काल में हमें यह भी साक्ष्य मिले हैं कि हमें टैक्स के भी साक्ष्य मिले हैं कि राजा लोगों से टैक्स वसूला करता था, क्योंकि उसे शासन करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की भी ज़रूरत थी, प्रशासन व्यवस्था की भी ज़रूरत थी, तथा लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती थी। तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, इसलिए राजा इस काल में हमें टैक्स सेशन का भी साक्ष्य मिले हैं। टैक्स के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को टैक्स से छूट थी, क्योंकि ये बड़े उच्च जाति के थे। टैक्स में सिर्फ वैश्य ही टैक्स देते थे, क्योंकि शूद्र थे, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं था कि वो टैक्स दे पाए, वो अपना जीवन यापन कर ले, यही उनके लिए बहुत है। इसलिए इस काल में हमें टैक्स की भी साक्ष्य मिले हैं। और सर्वप्रथम इसी काल में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का भी प्रचलन मिला है। जो आज हम जातीय व्यवस्था देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का, ये छोटा है, ये बड़ा, ये जो साक्ष्य मिले हैं सर्वप्रथम हमें उत्तर वैदिक काल में ही मिले हैं। तो उत्तर वैदिक काल इतना ग्रो हो गया था कि वह लोगों को उसके कार्य के अनुसार वर्गों में विभाजित कर दिया था। जैसे जो टीचिंग का काम करता है, अर्थात जो पाठ पूजा करता है, वो ब्राह्मण हो गए, वो उच्च कोटि के हो गए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। उनका कार्य यही था कि लोगों को शिक्षा देना। और जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर थे, उनका काम था युद्ध करना, लड़ाई करना, इसलिए वो क्षत्रिय। और वैश्य में वो लोग आ गए जैसे कृषि करने वाले, पशुपालन करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले। और शूद्र वो लोग थे जैसे मान लीजिए वर्कर, जैसे फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, उन्हें हम शूद्र कहते हैं। शूद्र को सबसे नीच जाति में रखा गया था। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। ये देखिए, इसमें जाति व्यवस्था की बात कही गई है, ये रहा। सबसे पहले ब्राह्मण जिसे प्रीस्ट कहते थे, क्षत्रिय जो वॉरियर थे, वैश्य, हेल्डर, फार्मर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्ट पीपल। जो मर्चेंट थे, फार्मर थे, पशुपालन थे, क्राफ्ट पीपल थे, उन्हें हम वैश्य कहते थे। और शूद्र, फार्म वर्कर, सर्वेंट और लेबर। जो फार्म वर्कर थे जो खेतों में काम करते थे, सर्वेंट यानी नौकर, और जो लेबर जो किसी भी उद्योग में काम करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता। तो इसी काल में सर्वप्रथम हमें जातीय व्यवस्था का भी साक्ष्य मिले हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि उत्तर वैदिक काल कैसा काल था तथा यहाँ की क्या व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप ब्राह्मण और क्षत्रिय को समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त था। इस काल में धीरे धीरे अंतर्वर्णीय संक्रमण की संभावना समाप्त हो गई और आनुवंशिकता ने अपनी जड़ें जमा ली। सामान्य जनता में प्रचलित व्यवसाय आनुवंशिक होते गए और व्यवसाय से जुड़े लोगों ने जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसी काल में, अभी मैंने आपको बताया, इस काल में जातीय व्यवस्था प्रचलन हो गई।
जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो उच्च जाति के थे, इनका विशिष्ट स्थान था। ये देखिए लिखा हुआ भी, ये इनका विशिष्ट स्थान था, ये उच्च जाति के माने जाते थे। इस काल में धीरे धीरे अंतर्वर्णीय संक्रमण की संभावना समाप्त हो गई, कि जिस तरह पहले हम राजा का, ऋग्वेदिक काल में राजा का चयन जनता के द्वारा होता था, इस काल में वह सिस्टम समाप्त हो गया। अब यह प्रचलन वंशानुगत हो गया। और ये देखिए आनुवंशिकता ने अपनी जड़ें जमा ली। सामान्य जनता में प्रचलित व्यवसाय आनुवंशिक होते गए, और जो जनता में प्रचलित व्यवसाय थे उनसे ही जुड़े जुड़े जो, जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नाई है, वो बाल काटने का काम करता है, तो उसके व्यवसाय से ही उसकी जाति बना दी गई कि ये नाई जाति है। अगर कोई जूते चप्पल सीता है तो उसे हम मोची कह दे, यानी कार्य के आधार पर जात का विभाजन हो गया। तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि यह आज तक चला आ रहा है। लोग आज भी उच्च जाति और नीच जाति के रूप में भेदभाव करते हैं। तो सब प्रथम इसके भी साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल से ही मिले। उत्तर वैदिक काल में अब स्त्रियों की क्या दशा थी यह पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में हमें स्त्रियों की दशा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लिखित साक्ष्य हैं। इसमें पाया गया है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी इस काल में सम्मानजनक थी। इन्हें अच्छा स्थान दिया गया था। स्त्रियों को अनेक सामाजिक धार्मिक अधिकार दिए गए थे। अथर्ववेद में स्त्रियों को सभा में जाने का उल्लेख भी किया गया। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो लगभग बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको एक सम्मानजनक स्थान दिया गया था। उन्हें सामाजिक धार्मिक कार्य में पूरा पुरुषों के बराबर समान अधिकार था। उन्हें सभा करने का तथा सभा में जाने का भी पूरा हक था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में, इस उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अब चलिए हम चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। अब हम उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर ही निर्भर थी। उत्तर वैदिक काल में जो उत्पादित प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी वो थी चावल, जिसे बीही, जौ, यब, मूंग, उड़द, गेहूँ, मसूर आदि उल्लेखनीय। जो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी, जो लोग जिसके हमें साक्ष्य मिले, इसके हमें साक्ष्य खुदाई करने के बाद हमें कई जगहों पे चावल, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं इसमें। और वेदों में इसका जिक्र भी है कि उत्तर वैदिक काल में खाद्यान्न फसलें बहुत थी। तो देखिए उत्तर वैदिक काल के लोग चावल के बारे में भी जानते। चावल, जौ, गेहूं, मक्के, उड़द, मूंग की खेती करते थे। तो इनका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, इनकी जो कमाई, इनकम सोर्स था, वो मुख्य कृषि और पशुपालन ही था। तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी। और आज हमारी भी लगभग 70% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है, और उनका मुख्य कार्य कृषि ही है। तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार अभी से नहीं, प्राचीन समय से ही रहा है। पर अभी आजकल हमारे किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार को यह इनकी आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, ताकि किसानों की आय बढ़ सके तथा उनका जीवन सुधर सके। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का मूल स्रोत कर माना जाता था। जो अभी हमने पढ़ा था कि इस सभ्यता में हमें टैक्स सिस्टम का भी पता चलता है। तो जो राजा था, राजा के जो इनकम का मुख्य सोर्स क्या था, वो टैक्स ही था। तो आई होप आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में सब कुछ पूरी जानकारी मिल गई है।
आप यह जान चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें क्या थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की हालत क्या थी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यदि आपके किसी भी एग्ज़ाम में वैदिक काल से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत ही इजी सोल्व कर देंगे। यदि फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हम देखिए दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करना, जिसे पढ़कर या वीडियो को देखकर आप अपना करियर बना सके तथा एक अच्छी जॉब पा सके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से कोई भी शिकायत है या डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।